वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट या बी ऑनर्स के स्टूडेंट, जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो जिनके पास भी अगर ये कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम ये सब्जेक्ट है, जिसने भी अडॉप्ट कर रखा है, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज हम वाइज कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का, ठीक है, क्योंकि इसके पहले जितने भी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम करेंगे हमारा यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर 5 क्या है, इसमें हमें पढ़ना है चीन की राजनीतिक प्रणाली। तो अभी तक हमने एक एक करके और भी कंट्रीज की पढ़ी थी राजनीतिक प्रणाली, अब हम किसकी पढ़ेंगे, चीन की पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये नोट्स एकदम फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम में होने वाली है, बट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी पीडीएफ टेलीग्राम पे इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा सेम। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम कि चीन की राजनीतिक प्रणाली क्या है। ठीक है, तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो चीन, जिसे आधिकारिक रूप से जनवादी गणराज्य चीन कहा जाता है, ठीक है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, कहा जाता है। वहाँ पे कैसी राजनीतिक प्रणाली है, वहाँ पे एक दलीय समाजवादी गणराज्य है। वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होती है, जैसे भारत में हमें देखते हैं ना, बहुवादी पार्टी होती है, कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बहुत सारे दल है ना यहाँ पे चुनाव के। पर क्या है, चीन में एक ही पार्टी होती है, मतलब उसी पार्टी का लोग हमेशा खड़ा रहता है और चुनाव होता है। तो कैसा है वहाँ पे राजनीतिक प्रणाली, एक दलीय राजनीतिक प्रणाली है, सिर्फ वहाँ पे एक ही पार्टी का शासन होता है। ठीक है, दूसरी पार्टी का अधिकार नहीं होता वहाँ बनने का। ठीक है, इसका नेतृत्व चीन की कम्युनिस्ट पार्टी करती है। चीन में सिर्फ एक पार्टी है ओनली, जिसका नाम है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, क्योंकि एक ही है पूरे देश में, तो बड़ी तो होगी ना। तो संविधान के अनुसार चीन जो है वो लोकतांत्रिक तानाशाही है। चीन कहता है कि यहाँ पे लोकतंत्र है, क्योंकि जब हम अपने जो नेता को चुनते हैं वो लोकतंत्र द्वारा चुनते हैं। जनता वोट करती है कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को चुनने में। पर कैसा लोकतंत्र, जब एक ही पार्टी का शासन हो। ठीक है, जनता चुन तो रही है कम्युनिस्ट पार्टी में से किसी लोगों को, पर वो तो एक ही पार्टी का है ना। अगर भारत में कहा जाए कि सिर्फ बीजेपी या मतलब मान लो कांग्रेस है, ठीक है, तो कांग्रेस में अब चुनना है हमें, और हमें एक कांग्रेस से ही चुनना है बस, और किसी से नहीं चुनना है। कांग्रेस को ही बस वोट देना है, बस कांग्रेस में किस नेता को देना है वो आप पे है, डिपेंड करता है। तो क्या ये लोकतंत्र होगा? नहीं होगा ना। जब हम हमारे पास ये अधिकार होगा कि हम बीजेपी को भी दें, हम समाजवादी पार्टी को भी दें, हम अन्य दल को भी दें, तब हम कहेंगे लोकतंत्र। पर चीन में ऐसा नहीं है। चीन में सिर्फ एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसको ही दे रखा है एक हक, उसी के नेता को जनता चुनती है। ठीक है, तो कैसी है, लोकतंत्र तानाशाही है वहाँ पे। ठीक है, परंतु व्यवहार में ये एक केंद्रीकृत अधिनायकवाद शासन है। तो वहाँ के शासन को क्या कहा जाता है? अधिनायकवाद शासन। ठीक है, चीन के शासन को। तो राजनीतिक ढांचा कैसा है चीन का, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो चीन की जो शासन प्रणाली है उसमें 3 मुख्य स्तंभ है। ठीक है, जैसे कि भारत की राजनीतिक प्रणाली में भी 3 मुख्य स्तंभ, 4 मुख्य स्तंभ है ना, और लास्ट मीडिया को मिला के चौथा स्तंभ। तो वहाँ पे भी 3 स्तंभ है। ठीक है, एक है, पहला स्तंभ है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ की पार्टी ही वहाँ का पहला स्तंभ है। ठीक है, दूसरा स्तंभ वहाँ का है कि राज्य की संरचना, स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा है, और सेना और सुरक्षा की संस्थाएं वहाँ का तीसरा राजनीतिक ढांचा है। तो इन सभी पर नियंत्रण किसका होता है? सिर्फ चीन की एक पार्टी का होता है, जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, पार्टी के बारे में। ठीक है, तो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका क्या है और उनकी शक्ति क्या है, उसको जानते हैं। तो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो देश की सबसे सर्वोच्च सत्ता है, क्योंकि चीन में सिर्फ एक पार्टी का ही रूल है, वो कि एक ही पार्टी में है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये सबसे बड़ी है। संविधान में भी यह उल्लेख है कि सीसीपी का नेतृत्व अपरिहार्य है, मतलब संविधान में भी एक पार्टी को दर्जा दिया गया है, क्योंकि एक ही पार्टी रूल करेगी। मतलब उनके संविधान में ये लिखा गया है कि एक ही पार्टी का शासन होगा चीन में, जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी होगी। देश की सभी प्रमुख नीतियां या प्रशासनिक नीतियां और विदेश नीति और अन्य सैनिक निर्णय पार्टी के पोलित ब्यूरो और स्थायी सीमित जो द्वारा ही किए जाते हैं। मतलब जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है वही कानून भी बनाती है वहाँ का, वही वहाँ का प्रशासन भी चलाती है, और प्रशासन में लोगों को नियुक्त भी वही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग करती है। विदेश नीति भी वही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही करते हैं। सेना को भी नियंत्रण करने का काम वही पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वही करते हैं। तो सारा काम चीन का किनके हाथों में रहता है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में, एक अधिनायकवाद शासन यानी एक ही के हाथ में रहता है। ठीक है, तो मुख्य निकाय क्या है इसके? तो जो वहाँ की जो पॉलिट ब्यूरो है,
पॉलिट ब्यूरो, उसमें 25 सदस्य प्रमुख निर्णय लेने वाले निकाय हैं, ठीक है। वहाँ की जो एजेंट मतलब उनके जो वहाँ की जो सीपीसी सीसीपी है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें 25 सदस्य एक निर्णय लेने वाला क्या है, एक ब्यूरो है, ठीक है, जिसे पॉलिट ब्यूरो कहते हैं। तो पॉलिट ब्यूरो में स्थायी जो समिति है वो 7 सदस्य है। तो उस 25 में से 7 जो है वो स्थायी है, ठीक है, बाकी सब अस्थायी है। इनकी शक्तिशाली संस्थाएं जो है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और देश की सभी नीतियों को नियंत्रित करती है। मतलब चीन की पार्टी में जो 25 सदस्य वाली जो उनकी एक ब्यूरो है, पॉलिट ब्यूरो जिसके नाम से कहते हैं, वही चीन की हर नीति को नियंत्रित करने का काम करती है, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस हर 5 साल में, मतलब वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वह हर साल 5 साल में क्या करती है, कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस होती है, ठीक है, जिसमें नीतियां और नेतृत्व तय की जाती है। मतलब हर काम वहाँ का कौन कर रहा है, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। तो सरकार की संरचना कैसी होती है चीन में, तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का शासन होता है, सबसे बड़ा वहाँ प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक है। तो ऑफिशियली कौन होता है प्रमुख, वहाँ का राष्ट्रपति ही होता है। वर्तमान में शी जिनपिंग जो है, आपने देखा होगा शी जिनपिंग को तो न्यूज में हमेशा, वो चीन के राष्ट्रपति है। 2018 में संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा जो टाइम लिमिट है वो हटा दी गई, जिससे शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति बन सकते हैं। पहले क्या था, 5 साल तक अधिकार थे कि कोई भी राष्ट्रपति रह सकता है, पर अब क्या है, चीन से 2018 में संविधान में संशोधन करके ये हटा दिया गया है कि अगर जैसे कि अभी शी जिनपिंग है, वो जब तक मरे ना तब तक वो अगर अब क्या है, वही रहेगा चीन का राष्ट्रपति, ठीक है। ऐसा संविधान वहाँ को बना दिया। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से नीचे है वहाँ का, ठीक है। सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, जो कि आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों का संचालन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रीय और जन कांग्रेस द्वारा की जाती है, मतलब वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके द्वारा। यह परिषद जो है स्टेट काउंसिल का भी प्रमुख होता है। कौन, प्रधानमंत्री स्टेट काउंसिल का भी सबसे प्रमुख होता है, ठीक है। जानते हैं हम कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस यानी नेशनल पीपल कांग्रेस जो है, जो चीन की जो नेशनल पार्टी है, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी जिसे हम कहते हैं, वो कैसी है, ठीक है। तो यह चीन की विधायिका है, लेकिन नाम मात्र की भूमिका निभाती है, ठीक है। इसमें 2,980 से अधिक सदस्य होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संसद है ये, ठीक है। इसका कार्यालय 5 वर्ष का होता है, परंतु इसकी अधिकतर शक्ति केवल औपचारिक होती है, क्योंकि सभी निर्णय सीसी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ की वही तय करती है। मतलब वहाँ पे दो पार्टी, एक पार्टी और है कांग्रेस, पर ये कुछ काम नहीं करती है, ठीक है। सारे काम वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी करती है, क्योंकि वहाँ पे संविधान में ही कम्युनिस्ट पार्टी को बता रखा है कि यही शासन करेगी, ठीक है। वहाँ का कार्य क्या है, संविधान में संशोधन करना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, बजट और विकास योजना की मंजूरी देना, ठीक है। चीन की न्यायपालिका कैसी है, उसका संरचना कैसा है, तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है, वहाँ पे सबसे बड़ा जो कोर्ट है उसको कहते हैं सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, ठीक है। दूसरा उससे नीचे जो है वो सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेट है, ठीक है। तो स्वतंत्रता की स्थिति कैसी है, न्यायपालिका वहाँ की स्वतंत्र है कि नहीं है, तो चीन की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, जैसे कि भारत की स्वतंत्र वहाँ की नहीं है। वहाँ की न्यायपालिका पर पार्टी जो है वहाँ की, उसका अधिकार होता है, उसके अधीन चलती है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन चलती है। अधिकतर निर्णय जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके इच्छानुसार ही न्यायपालिका तय करती है, न्यायपालिका वहाँ की स्वतंत्र नहीं है। चीन की सेना कैसी है और सुरक्षा के बारे में जानते हैं, तो पीएलए यानी पीपल लिबरेशन आर्मी, वहाँ की जो आर्मी है उसका नाम पीएलए है। चीन की सेना जो है वो सीसीपी के अधीन चलती है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ की उसी के इशारों पे चलती है, ना कि सरकार के, ठीक है। इसका नेतृत्व केंद्रीय सैन्य आयोग यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है वो करता है, जिसके अध्यक्ष भी कौन है, सी जिनपिंग को ही बनाया गया है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के वहाँ के राष्ट्रपति है, ठीक है। तो चुनाव प्रणाली कैसी है, चुनाव कैसे होते हैं चीन में, तो चीन में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते हैं, जैसा कि बहुदलीय लोकतंत्र में होता है, ठीक है। स्थानीय स्तर पर गांव और कस्बों में कुछ हद तक चुनाव कराए जाते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर सभी पदों पर नियुक्ति पार्टी के भीतर से ही होती है। मतलब एक ही पार्टी के लोगों को खड़ा किया जाता है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, उसी पार्टी के लोगों को चुनाव में खड़ा किया जाता है, और वो जनता आती है और एक ही पार्टी को वोट देके चली जाती है। जनता के पास, जैसे अभी आप वोट देने जाओगे तो आपके पास बटन रहता है ना, ऑप्शन, आपको ये दबाना है, ये दबाना है, बीजेपी दबाना है, झाड़ू दबाना है, लालटेन दबाना है, हाथी दबाना है, आपके पास ऑप्शन रहता है। पर चीन में अगर आप वोट देने जाओगे ना, तो आपको सिर्फ एक ही बटन दिखेगा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का है, ठीक है। तो चीन की मीडिया कैसी है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं है वहाँ पे, तो उसको जानते हैं, ठीक है। चीन की जो मीडिया है वो पूरी तरह से राज्य नियंत्रित है, मतलब सी जिनपिंग के अंदर चलती है, ठीक है। तो इंटरनेट पर भी वहाँ पे सेंसरशिप लगा दी है, यहाँ पे सबके पास इंटरनेट है ना, सब यूज़ करते रहते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है। ग्रेट वायरल ऑफ चाइना कहा जाता है इसे, वहाँ पे लागू किया गया है इसे, ठीक है, वायरफॉल ऑफ चाइना, जिससे इंटरनेट पर भी सेंसरशिप लगाई गई है। कुछ भी कंटेंट जैसे भारत के लोग इंटरनेट पर डालते हैं, वहाँ के लोग नहीं डाल सकते हैं, उनको सेंसरशिप उनको नहीं मिली है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ पे सेंसरशिप लगी है, वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। असहमति और विरोध या मानव अधिकार की मांग करने वाले लोगों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग को स्वतंत्रता वैसी नहीं है।
कि आप सरकार का विरोध ही नहीं कर सकते। अगर सरकार का विरोध कर रहे हो तो आपको मार दिया जाएगा या जेल कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो चीन में प्रतिबंध है। चीन में ना तो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर चीन का है तो वही चलता है। वहाँ पे यूट्यूब भी नहीं चलाते हैं लोग, यूट्यूब भी नहीं है, गूगल भी नहीं चलता है, वहाँ फेसबुक भी नहीं चलता है। चीन में कोई भी ये प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया वो नहीं चलती है, ठीक है। वहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि। तो आलोचना और चिंताएं चीन के बारे में थोड़ा हम जानते हैं, ठीक है। तो जो चीन का जो शासन है वो कैसा है, अधिनायकवाद है, ठीक है। तो इसमें सत्ता पूरी तरह से किसके पास है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, खासकर राष्ट्रपति के पास, सी जिनपिंग के पास। चीन की जो राजनीतिक प्रणाली है वो मानव अधिकार का उल्लंघन करती है, ठीक है। मुसलमानों पर दमन वहाँ पे किया जाता है। लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को दमन होता है, पर चीन में जाके देखोगे ना तो चीन में क्योंकि चीन में सेंसरशिप लागू कर दी गई है और कोई भी चीज आपको करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। हांगकांग में भी विरोधियों पर कार्रवाई की गई है, वहाँ तिब्बत में भी प्रतिबंध जैसी समस्याएं लाई गई है, वहाँ मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, वहाँ पर आपको बुर्का पहना, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो नहीं दिया जाता करने, ठीक है। मीडिया और सूचना पर भी वहाँ पे प्रतिबंध है। स्वतंत्र पत्रकारिता वहाँ पे संभव नहीं है। अगर कोई मीडिया जैसे भारत में ना कि नेता को भी कुछ भी बोल देती है या किसी भी मतलब नेता के पास चली जाती है, कुछ भी छाप देती है, वहाँ की जो पत्रकारिता है उस पर प्रतिबंध लगा है। जो सरकार बोलेगी बस वही छापेगी वहाँ की मीडिया, और कुछ नहीं छाप सकते। अगर किसी ने छाप दिया तो उसको उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो असहमति को दबा दिया जाता है। राजनीतिक विपक्ष की अनुपस्थिति है, वहाँ पे कोई विपक्ष दल ही नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा, क्योंकि वहाँ के संविधान में लिखा गया है कि चीन में सिर्फ एक पार्टी का शासन हो गया जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। वहाँ पे कोई आपको अपोजिट पार्टी नहीं मिलेगी। जैसे भारत में है ना बहुत सारी पार्टी, आप चुनाव देने जाते हो तो आपके पास बटन का ऑप्शन रहता है, हजारों बहुत सारे बटन रहते हैं आपके पास कि आप किसको वोट देना है, बट आपको वहाँ पे अगर चीन में अगर आप वोट दोगे तो आपके पास सिर्फ एक बटन रहेगा दबाने को, ठीक है। कोई विकल्प भी दल नहीं है वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ एक ही पार्टी है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है चीन की। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि चीन की राजनीतिक प्रणाली एक कठोर केंद्रीकृत व्यवस्था है, मीन्स सिर्फ केंद्र के हाथ में ही पूरी चीन की शक्ति है, जहाँ सत्ता का नियंत्रण पूर्ण रूप से कहाँ होता है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में होता है। इसे समाजवादी लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में यह क्या है, एक तानाशाही मॉडल कहलाता है, क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा हर शक्ति हो तो वो क्या है, तानाशाही होगा। क्योंकि ना ये यहाँ की मीडिया स्वतंत्र है, ना तो यहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र है, ना तो यहाँ पे कोई विपक्ष दल है, ठीक है। जिसमें नागरिक जो है वो स्वतंत्रता, न्याय की स्वतंत्रता और राजनीतिक बहुलता की कमी महसूस करता है। फिर भी ये प्रणाली आर्थिक विकास कर रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था जानते हो, फिर भी कर रहा है, बहुत अच्छी है। सामाजिक स्थिरता है वहाँ पे, वहाँ के लोग इससे खुश हैं। वैश्विक प्रभाव के क्षेत्र में चीन को ताकतवर भी बनाती है ये व्यवस्था, ठीक है। तो आई होप आप जान गए हो चीन की जो राजनीतिक प्रणाली है। सो ये वीडियो होता है यहाँ पे खत्म। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।